हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स फर्स्ट की पूरी बुक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पूरी बुक में से मेन मेन हेडिंग में क्वेश्चन लिए हैं। जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं बहुत ही कम समय में, वो अपनी बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें कि वन शॉट में इन इन क्वेश्चनों को किस तरीके से मैं समझाऊंगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही आसान तरीके से हम इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आज ये आधे घंटे की समथिंग वीडियो होगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी 2026 एग्जाम के लिए। देखते हैं अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाएं और लाइक जरूर करते रहें। चलते हैं, पहला हेडिंग देखते हैं। बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो द्विध्रुव की पहचान यहाँ पर द्विध्रुव बना लेते हैं, यानी कि द्विध्रुव की असली ये पहचान है कि एक आवेश उसका माइनस होना चाहिए और एक आवेश उसका प्लस होना चाहिए। दोनों की वैल्यू समान होनी चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस 2l होनी चाहिए। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। सपोज करो ये क्या है? एक द्विध्रुव है, ये एक क्या है? निकाय है। और निकाय के अंदर दो आवेश रखे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु परिमाण में बराबर है। परिमाण क्या होता है मैं बता देता हूँ साइड में लेकर, यानी कि क्यू माइनस का क्यू जो मान लो 2 माइक्रो कूलम है, तो प्लस वाला आवेश जो है वो भी दो ही माइक्रो कूलम का होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे? परिमाण में बराबर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा निकाय जिसके अंदर दो आवेश रखे होते हैं और दोनों के चिन्ह अलग होते हैं, परिमाण बराबर होते हैं और उनके बीच की दूरी 2l होती है, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो आघूर्ण होता है P, और किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो उस निकाय के अंदर रखे किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसका मात्रक भी यहाँ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मात्रक होता है कूलम और इसका मात्रक होता है मीटर। तो कुल मिला के हो गया है कूलम मीटर। इसका आंसर ये आ चुका है। ये हेडिंग मैंने क्लियर कर दी है। अब चलते हैं दूसरी हेडिंग की ओर, जो कि हमारी कूलम के नियम से रिलेटेड है। तो कूलम नामक वैज्ञानिक ने ऐसे दो आवेशों के बारे में बताया था, जो दो आवेश क्या है? स्थिर रुके हुए हैं। यानी कि कुछ कुछ कंडीशन बूझ लेता है कि कभी कभी इस तरीके से बूझ लेता है, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? R है, और इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। यानी कि ये फोर्स क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और डिसअट्रैक्टिव यानी कि रिपेल भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? आकर्षण कब होगा? जब दोनों आवेश अलग अलग चिन्ह के होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो आकर्षण होगा। और जब दोनों सेम चिन्ह के होंगे, माइनस माइनस के हों या फिर प्लस प्लस के हों, तो वो पृथ्वीकर्षण होगा। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आकर्षण बल कब काम करता है? जब आवेशों के मान अलग अलग चिन्ह के होते हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आवेश बराबर हो, यहाँ अलग अलग हो सकते हैं, चिन्ह अलग हो सकते हैं, परिमाण अलग हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारा कूलम का नियम ये कहता है कि कूलम का नियम दो बातों पर निर्भर करता है। यानी कि ये फेल किस पर हो जाता है? ये आवेश यदि गतिमान है तो कूलम का नियम काम नहीं करेगा, और ये आवेश बहुत ही बड़े हैं तो ये कूलम का नियम काम नहीं करेगा। इनके बीच की दूरी अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो काम नहीं करेगा। तो कभी कभी ये चीज भूल देता है कि कूलम का नियम किन बातों के लिए सत्य नहीं है, यानी कि किन बातों पर जाकर फेल हो जाता है। तो ये पॉइंट आ जाते हैं विकल्प में, यहाँ से क्लियर कर देते हैं सारी चीज। और कूलम का नियम अब किस पर निर्भर करता है? तो कूलम का नियम मेरे भाई दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि दोनों आवेशों के इस नियम के अनुसार, जो कूलम के नियम के अनुसार, इनके बीच में कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है, दूसरा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के जो होता है वो 1/स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कोई भी अगर क्वांटिटी यानी कि राशि अगर वो बटे में लिख दी जाती है तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा जाता है, ये वाला चिन्ह।
और अगर वो सीधी सीधी लिखी गई है तो अनुक्रमानुपाती, चिन्ह वही है लेकिन दोनों के नाम अलग है, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब कूलाम का नियम इन दो बातों पर निर्भर करता है, यदि दोनों बातों को मिला दिया जाए तो कूलाम का नियम हो जाता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जैसे ही ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही हमारा कूलाम का नियम का फॉर्मूला है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, कूलाम का नियम जो है क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक इसमें काफी है, 10 टॉपिक है, पूरी बुक से 10 टॉपिक लिए गए हैं, बहुत ही शानदार है। वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर जरूर करते रहें। तो हम चलते हैं गोस की पिर में क्या होती है। गोस नामक वैज्ञानिक ने ऐसे पृष्ठों के लिए एक नियम दिया जिन पृष्ठों में किसी आवेश को रखा जाता है तो वो आवेश उस पृष्ठ के हर एक हिस्से पर यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो ऐसे पृष्ठों के बारे में गोस ने गोस की पिरमें दी। तो वो पिरमें क्या है मेरे भाई? फाई है। फाई को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, और ये होता है आवेश, और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, जो निर्वात के कारण आवेश में कमी आ जाती है वो फिक्स होती है। हर आवेश में कमी बराबर आएगी वायुमंडल के कारण। तो एटमॉस्फेयर के कारण जो कमी होती है वो 1 एप्सिलॉन नॉट है। ये आवेश है, जो दिया गया आवेश है, और ये वैद्युत फ्लक्स है। तो हमारी गोस की पिरमिड के अनुसार एक परिभाषा हो जाती है कि किसी भी गोसियन पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के कारण उससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई, वो उस आवेश के यानी कि उस पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि किसी भी पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के कारण निकलने वाली उससे वैद्युत बल रेखाएं क्या कहलाती हैं? वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ऐसे भी इसे हम लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यानी कि ये बहुत ज्यादा मात्रक आता है लिखने को, इसलिए मैंने आपको मात्रक प्लस इसकी डेफिनेशन एकदम से अच्छी से बता दी है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है गोस की प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाए। कभी कभी ये आता है कि गोस का नियम क्या है और इसको सिद्ध करके दिखाओ, है नहीं है? तो अब हम इसे सिद्ध करके दिखाते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, एक हम क्या ले लेते हैं, एक गोला ले लेते हैं और इस गोले का केंद्र O मान लेते हैं और इस केंद्र से कुछ दूरी पर गोले का पृष्ठ मान लेते हैं। ये गोले का पृष्ठ क्या हो जाता है? यहाँ पर P मान लेते हैं और माना P की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो स्मॉल r है, और ये जो एरिया है वो dA है, जिसे अल्पांश क्षेत्रफल कहते हैं, स्मॉल एरिया यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल। इसी का स्थिति और इससे निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, और इसी के दिशा में इस अल्पांश क्षेत्रफल का जो स्थिति सदिश है यानी कि यूनिट वेक्टर वो डी ए वेक्टर है, और इस पर प्लस क्यू आवेश को रखा गया है। जैसे ये प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा जाता है तो ये प्रेरण के कारण यानी कि इंटेंसिटी के कारण ये इस पर फ्लो हो जाता है, जो कि उसके सेंटर में नहीं रहता है, वो उसके चारों ओर फ्लो हो जाता है। तो जैसे ही फ्लो होगा तो उससे वैद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है। तो वैद्युत क्षेत्र भी निकलता है और कितने पृष्ठ निकलता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र कितना निकल रहा है, कितने पृष्ठ है, इसे ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अब हम इसको सिद्ध करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की सहायता से। देखते हैं परिभाषा में क्या लिखना है। ये लिखना है, माना चित्र में गोले को दर्शाया गया है जिसका केंद्र O है और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। केंद्र से दूरी पर पृष्ठ पर कोई बिंदु P है जिसका अल्पांश क्षेत्रफल dA है, जिसका स्थिति सदिश dA वेक्टर है, और इसी पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र E है। तो हम चाहते हैं, हम इससे करते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल से ये थ्योरी हो चुकी है, अब मैं इसको सिद्ध करने जा रही हूँ। अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? वैद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश क्षेत्रफल से जब वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो वो भी अल्पांश ही होगा भाई, डी फाई होगा, लेकिन E इंटू डी ए वेक्टर होगा। जैसे ही हम इसको वेक्टर को हटा देते हैं तो इसके साथ क्या आएगा? कोस थीटा आ जाता है।
क्योंकि उसका टेंजेंट जो होता है, रियल टेंजेंट जो होता है वो cos थीटा होता है, यानी कि cos ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि cos की छोटी से छोटी वैल्यू यानी कि जीरो लेने पर भी कोई ना कोई वैल्यू देता है। यहाँ साइन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कोई भी दिशा हो सकती है, राउंड फिगर में कुछ भी दिशा हो सकती है, इसलिए यहाँ पर cos लिया गया है। तो अब cos को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यदि अब एक कंडीशन लिखते हैं, यदि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, तब क्या हो जाएगा, तब इनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो हो जाएगा तो cos जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे, टेंशन खत्म। हमारा क्या आ जाएगा, E इंटू डी ए, जो कि डी फाई इक्वल टू चल रहा है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, गॉस की फिर में सिद्ध करनी है ना, तो संपूर्ण गोले से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए यहाँ पर लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यानी कि फॉर द टोटल सरफेस, फॉर द टोटल सरफेस इनवर्ट टू फ्लक्स। तो यहाँ पर हम इसको दोनों ओर इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, जब टोटल इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकल जाता है। यहाँ से फ्लक्स का मान कट जाएगा, परंतु यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम पृष्ठ की बात ले रहे हैं, तो ये डीए पर ही काम करेगा। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो इसकी रेडियस होगी वही आर लेनी है। अगर हम यहाँ बड़ी आर बचे तो बड़ा लेते, छोटा आर बना तो छोटा ले रहे। अब ठीक वैद्युत क्षेत्र की सहायता से, अब हम वैद्युत क्षेत्र की सहायता से क्या प्राप्त करने वाले हैं, गॉस की प्रमेय, जो कि ये है। अब हम क्या करने वाले हैं, E का मान रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की जगह हम E की जगह क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में आर स्क्वायर, और गुणा में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से कट जाएगा पाई और 4 से कट जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा Q और यहाँ पर दिखाई देगा 1 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसे हम Q बटे एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। यही हमारी गॉस की प्रमेय है, जो कि हमने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत आसान लैंग्वेज में इसको सिद्ध करके दिखाया है। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये 2026 एग्जाम के लिए। हाल फिलहाल सप्ताह में ये होने वाला एग्जाम है, जो कि काफी हार्ड रहता है। फिजिक्स में काफी न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। मैंने न्यूमेरिकल पे भी वीडियो बना दी है, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टाइम से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है अनंत रेखीय तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो भाई अनंत का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत सारी लंबी है, उसे नापा नहीं जा सकता। अनंत से रिलेटेड फिजिक्स में ये वर्ड इसलिए आया है क्योंकि वहां पर फिक्स डिसाइड नहीं किया गया है कि तार कितना बड़ा है, यानी कि 2 मीटर या 3 मीटर 4 मीटर, इस तरीके से अनंत बोल दिया गया है। तो यहाँ पर एक तार ले लेते हैं, तार की लंबाई को हम मान लेते हैं, इसे बेलनाकार तार लेते हैं, और इस तार की लंबाई को मान लेते हैं कि ये जो तार है, ये जो तार है मेरे भाई, ये जो तार है L लंबाई का है, इसकी लंबाई मान लेते हैं L है। और क्या करते हैं, इसके निकट कोई बिंदु P मान लेते हैं, और P का अल्पांश एरिया वही उसी तरीके से मान लेते हैं कि ये अल्पांश क्षेत्रफल dA है, इसका वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, और इसका स्थिति सदिश dA वेक्टर है, इसकी लंबाई ये है। जैसे ही इसको प्लस Q आवेश दिया जाता है, ये आवेश इसके सभी हिस्सों पर, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से फैल जाता है। जब ये आवेश इसके सभी जगह समान रूप से फैल जाता है तो इसे हम रेखीय घनत्व कहते हैं। क्योंकि ये रेखीय मतलब लाइन जैसा होता है ना तार, इसलिए रेखीय घनत्व बोले हैं, इसमें चौड़ाई नहीं होती है, इसीलिए इसे रेखीय घनत्व कहते हैं। तो रेखीय घनत्व का जो मान होता है, रेखीय घनत्व का जो मान होता है वो क्या होता है, आवेश बटे भाग, यानी कि भाग कितने भाग पर उसका आवेश है। तो यहाँ पर रेखीय घनत्व को लैम्डा से बताते हैं, ये लैम्डा राशि होती है, और आवेश को Q, और भाग क्या है, लंबाई पर आवेश आया इसलिए L ले लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। Q की वैल्यू हमारी यहाँ पर लैम्डा L आ जाएगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे।
अब क्या करना है, इसमें थ्योरी यही लिखी जाएगी। माना चित्र में एक L लंबाई का तार लिया गया है जिसकी प्रारंभिक लंबाई L मानी गई है। जब इसे प्लस Q आवेश देते हैं तो ये आवेश जो है तार के सभी हिस्सों पर समान रूप से फैल जाता है, जिसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसका मान इस प्रकार होगा। यहां से लिखेंगे फिर रेखीय घनत्व बराबर रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई या भाग, तो उसका लैम्डा इसको नोटिफिकेशन होता है और Q को आवेश कहते हैं और भाग कितना है लंबाई का। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं। अब इसकी थ्योरी में बोल देता हूँ, आप लिखिएगा आराम से। माना तार के निकट जो r दूरी है, ये r दूरी पर माना गया है। माना तार के निकट r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसका अनुपात क्षेत्रफल dA है तथा स्थिति सदिश dA वेक्टर है और वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, तब बिंदु P के अनुपात क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर यही लिखते हैं हम, तब बिंदु P के अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा भाई, गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि वही डी फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अभी हमने उसकी फिर में सिद्ध करी थी, उसी की सहायता से ये फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। तो हमने ये वेक्टर हटा दिया है, इसीलिए यहाँ पर कोस थीटा आ जाएगा। यदि कंडीशन ऐसी हो जाती है, यानी कि ई वेक्टर जो है वो समांतर हो जाए, पैरेलल मतलब किसके, दोनों के डी वेक्टर के, तब थीटा बराबर क्या आएगा, 0 होगा। यानी कि हम क्या लेंगे, कोस की जगह 0 ले लेंगे, यानी कि कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। E इंटू डी ए और कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डी वाई बराबर आ जाएगा हमारा E इंटू डी ए। तो हमारा ये आ गया है अल्पांश क्षेत्रफल के लिए दो समीकरण मान लेते हैं। आप लिख आते हैं संपूर्ण तार के लिए क्या करना है हमें, बस हमें दोनों और क्या ले लेना है, समाकलन का चीज ले लेते हैं और हमारा सवाल कंप्लीट होने वाला है। यानी कि दोनों और समाकलन ले लिया है हमने, E इंटू डी ए, और ये समाकलन से D कट जाएगा तो यहाँ फाई बचेगा, और यहाँ पे E की वैल्यू चाहिए तो E की वैल्यू रखेंगे नहीं, हमें DA देखो, DA क्या है हमारा, यानी कि इस तार का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लंबाई है, तो वो क्या होती है हमारी, वो लंबाई, और यहाँ गॉस की प्रमेय को पुट कर रख देंगे, मतलब यह गॉस की प्रमेय का यूज कर लेंगे। गॉस की प्रमेय हमने बताई थी फाई बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो हम फाई की जगह q बटे एप्सिलॉन नॉट का यूज कर लेंगे, तो इसकी जगह q बटे एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ये ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि e की वैल्यू चाहिए। अब ये DA जो है भाई, ये तार की लंबाई यानी कि तार का बक पृष्ठ, और बक पृष्ठ होता है 2 पाई r l, ये हमारी लंबाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, E को रोक लेंगे, सब वैल्यू उधर ले आएंगे, यानी कि हम Q की जगह क्या यूज करेंगे, अब समीकरण 1 से लैम्डा l यूज करेंगे। तो जैसे ही हम Q की जगह लैम्डा l यहाँ पर रख देते हैं तो बटे में एप्सिलॉन नॉट रहता है, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि E रहेगा ऐसे ही 2 पाई r l, ऐसे l काट देंगे तो हमारे पास लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और यहाँ E इंटू 2 पाई r, ये 2 पाई r इसके नीचे को ले आते हैं तो लैम्डा बटे में रहेगा 2 पाई r, यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो बराबर आ जाएगा E। यही हमारा प्रूफ है रेखीय तार के लिए, यही हमें सिद्ध करना था जो कि आपके सामने है, इससे सीधा करके लिख लेंगे, आंसर पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब अगले प्रूफ को देखने वाले हैं जो कि हमारा कुछ इस प्रकार का है। ये दो प्रूफ मैंने आपको अच्छे से 3 प्रूफ समझा दिए, एक LCR प्रूफ है। अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्या है, हमारा क्वेश्चन है किसी बिंदु के कारण विभव ज्ञात करो। मतलब कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि ये O बिंदु है और O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है, और इसके वैद्युत क्षेत्र में कुछ दूरी पर, मान लेते हैं A दूरी पर, उससे कुछ दूरी पर B पर, यानी कि कोई दूसरा आवेश ये B जो है अनंत पर है और यहाँ पर Q नोट आवेश रखा है, और इसका वैद्युत क्षेत्र मान लो वो दूरी तक जा रहा है। सपोज करो इसका वैद्युत क्षेत्र है और इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को लाया जाता है, यानी कि इस एकांत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये मैंने एक बना दिया है। तो अनंत से जब किसी आवेश को लाते हैं किसी के वैद्युत क्षेत्र में, तो कुछ कार्य करना पड़ता है विपरीत। तो हम क्या लिखते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आवेश को जब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो इसके लिए सूक्ष्म कार्य dr करना होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है,
यानी कि स्मॉल आर है, 0 से लेकर आर तक, और यहां से अनंत से आर तक आए, अनंत से आर तक आए, क्योंकि अनंत यहाँ पर और यहां से उठकर आर तक आए हैं, तो हमें आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर लिखेंगे, थ्योरी में कुछ नहीं लिखना, इतना लिखना, माना ओ बिंदु को दर्शाया गया है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र क्या है, इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को बनाती हैं, और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु ए रखा है जो वैद्युत क्षेत्र में ही है, और अनंत से जब दूसरे आवेश को उसके वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है जो माइनस के डी आर है, यानी कि ये विपरीत को दिखाता है। जब इसे कार्य लाते हैं तो इस कार्य का मान इस प्रकार होगा, यानी कि इस कार्य का मान इस प्रकार होगा, कार्य बराबर क्या होता है मेरे भाई, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, और विस्थापन कितना हुआ यहाँ पर आर। तो F बराबर, F का यूज क्या करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, F बराबर होता है QE, और Q कौन सा वाला, इसका वैद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर F की जगह क्या रख देंगे हम, QE रख देंगे, और ये माइनस का आर आगे लिख लेते हैं, और ये DR हो जाता है, ठीक है। अब ये W मान लेते हैं DW सूक्ष्म कार्य। अब इस E की वैल्यू हम रख लेते हैं इसके लिए, यानी कि E के लिए जब वैल्यू रखोगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटे क्योंकि Q तो ये है, और इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है R, तो ये हो जाएगी R। तो भाई मेरे यहाँ पर रख देते हैं हम Q, और इसकी वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर और DR, यानी कि ये हमारा DW है। अब हम संपूर्ण कार्य के लिए जब संपूर्ण कार्य करेंगे तो वही दोनों ओर समाकलन आ जाएगा, इधर भी समाकलन आ जाएगा और इधर भी समाकलन आ जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर इंटू DR। ऐसे करते हैं, इसका समाकलन काट देते हैं, बराबर W आएगा। और ये कहां से कहां तक लाए थे, हम लाए थे अनंत से उठाकर और लेके कहां तक गए, R दूरी तक, तो यहाँ पर अनंत से R आ जाएगी लिमिट। और ये किस पर काम करेगा, ये केवल दूरी पर काम कर रहा है, तो इसलिए केवल दूरी रखेगी, बाकी आगे आ जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट आगे आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल सब आगे गया ऊपर पर, यहाँ R स्क्वायर और DR बचने वाला है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन कैसे होता है दिखा देते हैं तुम्हें, किस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ये प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ऊपर लेके जाएंगे और समाकलन हटाएंगे तो पावर जुड़ जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और समाकलन और ये DR हटाएंगे, ये समाकलन हटाएंगे, दो चीजें, तो इसकी पावर में एक जुड़ जाएगा, तो वही नीचे लिख दिया जाएगा, और लिमिट चारों तरफ से बंद करके और नीचे की लिमिट नीचे लिख दी जाएगी और ऊपर की लिमिट ऊपर लिख दी जाएगी। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे पूरे क्वेश्चन को। -Q और Q नॉट ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस की पावर प्लस माइनस घट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, और बटे में यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, लेकिन लिमिट वही रहेगी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसे लिख लेते हैं, इधर को मिटान देते हैं, जो चीज है हमारी उसको मिटाते हैं दोबारा, थोड़ा सा इसका आंसर रह गया है जो अब समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर B बराबर, मतलब ये जो आया है W बराबर आया है, W बराबर आ जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट ब्रैकेट में इसकी लिमिट रखी जाएगी, तो इसकी पावर जैसे ये 1/, नीचे को आगा तो प्लस के R हो जाएगी इनफाइनाइट, और यहाँ R। अब जब ये क्या है मसला में, इससे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं, यानी कि 1/R की जगह, जब R की जगह R रखेंगे तो R होगा, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसे रखेंगे R की जगह, यानी कि लिमिट ऐसे ही रखी जाती है मैथ में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन में 1/R ऐसी रहेगा, 1/ इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका कुल आंसर क्या आने वाला है, इसका कुल आंसर आ गया है Q और Q नॉट अपॉन में R, यानी कि ये W की वैल्यू आई है, लेकिन हमें चाहिए विभव, तो विभव बराबर क्या होता है प्यारे, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। तो हमारा कार्य कितना है वो हमें दिखाई दे रहा है, विभव हो गया B, कार्य ये आ गया है W 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट अपॉन में R आ चुका है, और बटे में आवेश यानी कि Q, कोई सा भी आवेश ले लो, Q नॉट ले लो, और Q नॉट से Q नॉट काट देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमारा आंसर प्रूव्ड हो जाता है
जो कि आपको बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आई होप यू। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5-6 क्वेश्चन जरूर देखने मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हो सकता है सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो हम चलते हैं, 6 क्वेश्चन हो गया, 7 हो गया और हम 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, यानी कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को बना लेते हैं और इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a मान लेते हैं दोनों का। पहली प्लेट को x और दूसरी प्लेट को y मान लेते हैं। पहली प्लेट को किसी चालक तार से कनेक्ट कर देते हैं, चालक तार से, और दूसरी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग तार से। इस प्रकार ये पृथ्वी से कनेक्ट हो जाती है। इसके बीच में क्या है, जैसे ही हम प्लस क्यू आवेश इसको ट्रांसफर करते हैं तो इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है और प्रेरण के कारण इसके अंदर वायु होती है। तो ये माइनस क्यू और माइनस क्यू से विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है। माना दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, इसके अंदर वायु भरी है और क्षेत्रफल समान है। तो हम लिखेंगे जब प्लेट क्यू को आवेश दिया जाता है तो क्या हो जाता है, तो प्लेट प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट भी आवेशित हो जाती है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है छोटा सिग्मा, और चालक प्लेट है ये दोनों, तो चालक प्लेट का होता है छोटा सिग्मा बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। ये हमारा आ चुका है, ये सिग्मा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं। तो विभव का मान निकालते हैं, तब विभव यानी कि तब प्लेटों के बीच विभव, बीच किसका मान निकालना है हमें, विभव का। तो विभव क्या होता है, विभव होता है वैद्युत क्षेत्र गुणा उनके बीच की दूरी। अब हम वैद्युत क्षेत्र लेते हैं, चालक प्लेटों के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारी प्लेटें चालक नहीं होती तो हम यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। अब हम एक सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, काम चल जाएगा। और ये डी आ गई है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि सिग्मा अपॉन में ए रख देंगे एप्सिलॉन नॉट और इनटू डी ए, नीचे वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो क्यू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि बी की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, संधारित्र की। तो संधारित्र बराबर क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, यानी कि संधारित्र की वैल्यू होगी Q बटे B, यानी कि C बराबर होता है Q बटे B। अब हम B की वैल्यू यहां से रख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी QD अपॉन में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और ऊपर की वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे और नीचे का अपोजिट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट ऊपर और QD नीचे, और Q से Q कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यही संधारित्र की धारिता का सूत्र है। यदि ये किसी के वैद्युतांक में रखिए तो C बराबर कुछ नहीं करना है, बस C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को K से गुणा कर देनी है और बस K के लिए हो जाएगा, वैद्युतांक बदल देंगे। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन है 2 तारों वाला। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आने की उम्मीद ज्यादा है इनकी। देख लेते हैं क्वेश्चन 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, जब 2 तारे एक दूसरे के सामने रखे हों, आमने सामने समांतर रखे होते हैं, यानी कि हम समांतर रख लेते हैं, एक तार ये ले लेते हैं, एक तार ये ले लेते हैं, तार की लंबाई को L मान लेते हैं, इसकी भी L हो जाएगी लंबाई, दोनों की समान हो जाएगी। मान लेते हैं इसमें धारा I1 बह रही है और इसमें धारा I2 बह रही है, मतलब I2 चल रही है। जब हम धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो सीधे तार में प्रवाहित करेंगे तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि इसमें इस तरीके से कार्य करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा तो हम क्या लिखेंगे थ्योरी में लिखेंगे, माना चित्र में 2 तारों को दर्शाया गया है जिनकी लंबाई L है और पहले तार में बहने वाली धारा I1 है, दूसरे तार में बहने वाली धारा I2 है।
अब शुरू करते हैं। ये दो कंडीशन में होता है। तारों में अगर धारा एक ही दिशा में चल रही है तो आकर्षण बल काम करेगा, और धारा अगर ये सेम कंडीशन में चल रही है तो ऐसा होगा, और एक नीचे को है और एक ऊपर को है तो ऐसे वाला बल काम करेगा, यानी कि अपोजिट रिपेल। लेकिन दोनों में एफ का मान यानी कि ये 1 मान लो और यहाँ पे एफ का मान 2 मान लो, तो दोनों कंडीशनों में F1 F2 बराबर ही रहेगा, अंदर की ओर बराबर और बाहर की ओर बराबर, यानी कि दिशा चेंज होने पर बल बराबर है लेकिन दिशा बदल जाएगी। तो बस लिखना ऐसे ही है, दोनों कंडीशनों में आता है, शॉर्ट फॉर्म में करा दूं। तो हम लिखते हैं कि जब धारा I1 पहले तार में प्रवाहित करते हैं तब क्या वैद्युत क्षेत्र नहीं चुंबकीय क्षेत्र, तब क्या चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तार के चारों ओर, तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो इसे बी मान लेंगे, और बी बराबर होता है म्यू नोट I1 अपॉन में 2 पाई आर। ये एम्पियर के नियम से रखा गया है, तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हमें तथा लिखते हैं, तथा दूसरे तार में I2 धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसमें एक बल कार्य करता है जो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो जाता है। तो एक बल कार्य करता है, जिसका मान इस प्रकार होगा, मतलब किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्षण रखते हैं तो बल होता है बराबर I2 में प्रवाहित करेंगे तभी तो आएगा बल, इसमें करेंगे तब बल आएगा। तो I2 चुंबकीय क्षेत्र कौन सा काम करेगा, ये तार का बल का अनुभव करेगा इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, और इसकी लंबाई आ जाएगी इसकी या इसकी दोनों की। तो हम सिंपल तरीके से बी का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसको यहाँ रख देते हैं, म्यू रूट ओमीट करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आखिरी क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। अब इसको सीधा करके लिखते हैं, म्यू नोट अपॉन में 2 पाई कर लेते हैं, 2 पाई, और एक साइड में लिख लेते हैं हम, ये एल इसके नीचे को ले आते हैं, एल के नीचे को ले आते हैं एल, तो एल नीचे को आ जाएगा, यहाँ बचेगा I1, ये वाला I1 I2 बच जाएगा। तो हमने I1 I2 यहाँ पर लिख लिया है और R लिख लिया है, लेकिन हमें सूत्र में दिखाई दे गया है 4 पाई, तो ये दो जो है ना, दो से इसे काटोगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 पाई आ गए हैं। हम इसे ऐसे ही बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि हम क्या कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 पाई, और 2 से गुणा यहाँ कर देते हैं, तो 2 I1 I2 अपॉन में R। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला 6। ये है दो तारों के लिए कार्य करने वाले बल का फॉर्मूला, ये अब सिद्ध हो चुका है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि एलसीआर परिपथ है, अल्टरनेटिंग करंट से लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीआर परिपथ बहुत ज्यादा आता है, और इसमें एक ट्रांसफार्मर भी है। ट्रांसफार्मर भी आसान क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में आप देख के चलें ताकि वो भी तुम अच्छे से कर पाओ उस क्वेश्चन को। तो ट्रांसफार्मर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम एलसीआर को पूरा करने जा रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुके हैं सब। आखिरी क्वेश्चन एलसीआर है। तो एलसीआर में कुछ चित्र इस तरीके का बनता है, इसमें ए चित्र होता है, इस पे आता है वीआर यानी कि रेजिस्टेंस की वोल्टता, यानी कि ऊपर को चलता है वीएल यानी कि प्रेरक की वोल्टता, और नीचे को आ जाता है संधारित्र की वोल्टता। अब इनके लिए दोनों का कॉम्बाइन निकालते हैं, जो दोनों को काम करेगा, जो दोनों को कंप्लीट करता है। तो ये ऊपर को करता है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाली धारा को वोल्टेज को घटा देते हैं, तो हमारा ये आ जाता है। अब हम यहाँ कैसे निकालते हैं, तो चित्र में लिख देंगे, इसे फेजर ग्राफ की सहायता से इसका हम क्या निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। इसकी कुल वोल्टता, कुल प्रतिबाधा और कुल प्रतिबाधा निकाल सकते हैं, और कलांतर भी निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं, लिखते हैं, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। कण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण हमारा बी हो गया है,
तो v का स्क्वायर a मतलब आधार हो गया है, आधार आ गया हमारा v r का स्क्वायर प्लस l हो गया हमारा ये लंब यानी कि bl माइनस bc, इसका भी होल स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर इधर को ट्रांसफर करेंगे तो इस पर बन जाएगा स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा इस तरीके से bl माइनस bc का होल स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यू इसको कहेंगे समीकरण एक मान लेते हैं, यह है एल सी आर की कुल वोल्टता है। क्या है ये? कुल वोल्टता। ये कुल वोल्टता का सूत्र हो जाता है, कुल वोल्टता है आ जाता है। अब हमें क्या करना है, अब b की जगह की वैल्यू रखनी है अगला बनाने के लिए। तो यदि बी आर बराबर आई आर हो और वी एल बराबर हो आई एक्स एल और इसी प्रकार बी सी बराबर क्या हो आई एक्स सी, तो इनको रख देंगे, नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अंडरवुड में जैसे हम इसको रखते हैं तो हमारा वी आर की जगह हो जाएगा आई आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ले लेते हैं, इसकी जगह रख देते हैं आई एक्सएल, इसकी जगह रख देते हैं आई सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मूला। और हम आई स्क्वायर सब में से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आर स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्स सी रह जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आई को बाहर निकाल लेंगे और ये आई बाहर आ जाएगी। तो अंडरवुड में क्या बचने वाला है, केवल आर स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आई जो है हम इस आई को वी के नीचे ले लेंगे, जैसे ही हम v अपॉन आई लिखेंगे तो ये हमारी जेड हो जाती है, जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। और इसका आंसर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यह प्रतिबाधा है, यह एल सी आर की प्रतिबाधा का सूत्र है, प्रतिबाधा का सूत्र है। इस तरीके से हो जाएगा। आप निकालते हैं कलांतर के लिए, अब कलांतर के लिए क्या करना है, यानी कि हम tan लिखते हैं और tan पाई आता है और वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि लंब दिखाई दे रहा है bl माइनस bc और आधार क्या दिखाई दे रहा है br। तो एक तो ये हो गया, और हम क्या कर सकते हैं, bl की जगह रख सकते हैं आई एक्सएल और इसकी जगह लिख सकते हैं आई एक्सी और बटे में लिख सकते हैं आई आर। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, या आई को कॉमन कर लेंगे यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी और यहाँ पर आई आर ही रहेंगे, आई से आई को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा tan फाई बराबर चलता रहेगा आई एक्सएल माइनस आई एक्सी अपॉन में आर। लेकिन आई एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और इसके बराबर होता है आई एक्सी वन अपॉन ओमेगा सी और अपॉन में रहेगा आर। यही हमारा क्या है, कलांतर है, यही सिद्ध करना है इसमें। और ये आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वन शॉट में मैंने फिजिक्स की पूरी बुक में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटकर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।